ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप टू एलिमेंट्स। ये जो हमारा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ये आखिरी टॉपिक है। 3 टॉपिक हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि अगर आप मैं एक रफ स्केच अगर मैं ड्रॉ करूं बच्चों, तो ये अगर पीरियोडिक टेबल है तो इस हिस्से की आज हम बात करने लगे हैं बच्चों। ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको अभी मैंने हाईलाइट किया है, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स टुडे। ये ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, कैसे वेरी करती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं अबाउट दीज। ओके सो इसमें अगर आप देखें तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर आपको बता दूं कि हमने इससे पहले, अगर ये ग्रुप 8 है तो हमने यहाँ ग्रुप 7 है वो भी कर लिया हुआ है। ओके, फिर पीरियड 3 था वो भी कर लिया हुआ है। फिर यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ सल्फर था, उसको भी डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स, राइट। तो ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शंस, इनके ट्रेंड्स, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2। पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं बट बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम। सो ये हैं बच्चों ग्रुप उसके एलिमेंट्स, राइट। अब ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनको देखते हैं बच्चों, तो यूजुअली मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यूजुअली आप देखेंगे जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे होंगे वो मैग्नीशियम टू बेरियम के होंगे। तो इट डज नॉट मीन कि यही हैं सिर्फ एलिमेंट्स। होता ये है कि बेसिकली बेरिलियम और रेडियम की वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनकी होती हैं, बट बेरिलियम के अराउंड ना बच्चों, जिस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होता है, बेरिलियम ऑक्साइड की एक इनर्ट लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव नहीं रहता। तो बट एनीवेज अगर हम उस लेयर को स्क्रैच कर दें सैंड पेपर से या किसी चीज से, तो फिर हम उसको वापस कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह रेडियम जो है ना वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये अनस्टेबल है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर रिएक्शंस हम नहीं देख रहे होते। बट हैविंग सेड दैट, जब आप इनके रिएक्शंस देखोगे तो इनकी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि बाकियों की होती हैं। बट ये मैंने इसलिए कहा है कि आप जनरली मैग्नीशियम टू बेरियम ही बार बार हम देख रहे होंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, आगे चलते हुए सबसे पहले वही तरीका होगा कि हम पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें इनकी देखनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो बच्चों, अगर मैं बेरिलियम की लिखूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो 1s2 2s2 है। अगर आप उसकी देखें बोरॉन मैग्नीशियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12। ये है 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आप कैल्शियम की देखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो अगर आप एक चीज गौर करें तो इसका भी यही बनेगा और आखिरी आएगा 4s2। इसी तरह अगर आप नीचे चले जाएं स्ट्रोंटियम के ऊपर, तो अब आपको समझ आ गया है इसका क्या होगा। आप कह रहे हैं जी इसका तो इसी सीक्वेंस में चलें तो वैलेंस क्या होगा 5s2। और सबसे आखिरी है रेडियम, वो 6s2। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप उनको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप इनकी, क्योंकि शेल्स ज्यादा होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते रहते हैं, बट एक चीज जो कॉमन आ रही है वो ये आ रही है कि 2s2 3s2 4s2 और 5s2 है, राइट। सो वेलेंस सब शेल s है और उसमें दो हैं। दिस इज व्हाट दे ऑलवेज गो। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यूं लिख देते हैं कि इट इज NS2, कि वैलेंस सब शेल s होगा
और जो प्रॉपर्टी और वैलेंस s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो s पीरियड, वो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, वो चेंज होता रहेगा। अगर पीरियड 2 है तो वो 2s2 होगा, पीरियड 3 है तो 3s2 होगा, 4s2 होगा और 5s2 होगा, राइट। सो इसी के ऊपर एग्जामिनर भी आपसे सवाल पूछेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करती है डाउन द ग्रुप। तो आप कहते हैं कि है एस ही होगा, हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब जब आप इसका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं ना, कि नंबर 2 हेडिंग दें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नहीं उसके बाद हम बात करते हैं, या ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर वही चीज रेफर करूंगा बच्चों, जब भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को हमें देखना होता है तो हमें इसको किससे रेफर करना होता है? आप कहते हैं जी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर से रेफर करना होता है। कोई भी किसी भी बच्चों पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में जब भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो आप फौरन किसको रेफर करेंगे? यू विल गो एंड रेफर टू द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, कि इस कंपाउंड में क्या बॉन्डिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसकी बेस पे आपने इसको देखना होगा। आप कहते हैं जी ये अगर आप लेट से बेरिलियम से शुरू करते हैं और रेडियम तक जाते हैं या बेरियम तक जाते हैं, तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप सब मेटल्स हैं, तो बॉन्डिंग तो वही है, सब में मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड वेरी करेगी बच्चों। क्यों वेरी करेगी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड? क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं ना बच्चों, तो अगर ये बेरिलियम है तो मैग्नीशियम ये है, क्योंकि शेल बढ़ जाते हैं। स्ट्रोंटियम ये है, बेरियम जो है वो ये है। आप कहते हैं एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। जब एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, जरा उसको देख लेते हैं कि जब एटॉमिक रेडियस चेंज होगा तो व्हाट इज द इफेक्ट? ये देखिए, आप कहते हैं जी मेटालिक बॉन्ड जब रेडियस बड़ा होता है तो जरा देखें क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, गौर से सुनना है आपने, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। अब मैं दोनों आपको बताता हूँ मेटालिक बॉन्ड किस तरह दिखता है। मेटालिक बॉन्ड इस तरह होता है कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं और उनके साथ सी एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इसको देखूं गौर से, लेट से ये दोनों में सेम साइज के बना देता हूं, कि लेट से ये, अगर आप दोनों सेम साइज के बना दें, ये आप कहते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये लेट से बेरिलियम है, ओके। आप कहते हैं जी 6 हैं और ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच जो स्ट्रेंथ होती है आप उसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। दिस इज द मेटालिक बॉन्ड। आप कहते हैं जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा बच्चों तो क्या होगा? आप कहते हैं जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो लुक एट दिस, आप कहते हैं उतने ही एरिया में इसके तो सिर्फ 2 पॉजिटिव आयंस होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें तो हर एटम ने अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं तो वो तो 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप कहते हैं नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जब कम होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी क्या हो जाएगी? आप कहते हैं जी कम हो जाएगी, राइट। सो दैट इज द रीजन जी, कि जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो आप कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। आई होप इट्स क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि डाउन द ग्रुप जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है बच्चों, वो क्योंकि कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड वो हो जाती है। और एक और चीज जो होती है, अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज तो वही रहता है ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसमें बड़े एरिया पे स्प्रेड है, इसमें छोटे एरिया पे स्प्रेड है, तो इसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी कम हो जाना। तो जब चार्ज डेंसिटी कम होती है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन के साथ ये अट्रैक्शन बिल्ड हो रही है ना यहाँ पे, वो भी वीक हो जाती है, राइट। तो आप लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा देता हूँ कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट decreases down the group,
डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और क्यों डिक्रीज होती है? आप कहते हैं जी स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज करती है। ओके मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, less number of delocalized electrons, less nuclear attraction, between less attraction, not nuclear, less attraction between the delocalized electrons and metal ion। सो ये बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड का जिक्र करना होगा आपको, डिक्रीज करती है, और उसको रेफर करना होगा टू द रेडियस एंड नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से, और बताना होगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है डाउन द ग्रुप। ओके सो ये तो बात होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, राइट? इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरा हेडिंग दे, नंबर 3 इज एटॉमिक रेडियस, राइट? तीसरी प्रॉपर्टी है हाउ द एटॉमिक रेडियस वेरीज अक्रॉस डाउन द ग्रुप। नंबर 3 हेडिंग दें, एटॉमिक रेडियस। किसी भी ग्रुप में आप जाएं बच्चों, पीरियड 7, ग्रुप 7 में भी हमने ये चीज पढ़ी। किसी भी ग्रुप में जब आप जाएंगे तो जूं जूं हम नीचे जाते हैं तो आप कहते हैं जी हर दफा एक नया शेल ऐड होता है। अगर ये साइज ऑफ बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंटियम है, और बेरियम जाहिर है इससे भी बड़ा होगा। क्यों बड़े होते हैं डाउन द ग्रुप? आप कहते हैं जी हमें पता है पहले से ये क्यों बड़े होते हैं। देखें रीजन क्या है। आप कहते हैं बेरिलियम के 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम के अगर आप देखें तो 3 शेल्स हैं, कैल्शियम के देखें तो आप 4 शेल्स हैं, स्ट्रॉन्टियम के 5 शेल हैं, और इसी तरह डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और जब भी शेल्स इंक्रीज होंगे बच्चों पीरियड 3 से हम ये बात करते आ रहे हैं कि शील्डिंग ज्यादा होगी। शील्डिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, और जितने वो दूर होते जाएंगे उतनी ही रेडियस बढ़ता जाता है। तो राइट, तो पहले देखिए डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। वजह क्या है? मोर शील्डिंग, मोर नंबर ऑफ शेल्स, और लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। फिर न्यूक्लियस के पास ये कम ग्रिप हो जाती है ना, इस न्यूक्लियस को अगर इस इलेक्ट्रॉन को ग्रिप करना है, खींच के अपने पास लाना है, तो उसके बीच में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड कर रहे होते हैं, तो उसकी शील्डिंग जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो न्यूक्लियस सही तरह से उसको खींच नहीं पाता। तो लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब बच्चों इसका एक लिंक है इसी एटॉमिक रेडियस का दो चीजों के साथ। पहला, पहली नंबर वन, रिएक्टिविटी। इसको नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर फोर हेडिंग दें, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या लिंक है वो देखें। आप कहते हैं जी लिंक तो समझ आ रहा है। जब आप कह रहे हैं शील्डिंग ज्यादा हो रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो रही है, तो जाहिर है न्यूक्लियस की ग्रिप कम हो जाएगी। तो आप कहते हैं लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। राइट। तो लिखिए जरा, डाउन द ग्रुप। ये तो किसी भी ग्रुप में होता है, ये आयनाइजेशन टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि किसी भी ग्रुप में होता है। राइट। डाउन द ग्रुप, द वैल्यू ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस। और वजह वही, ये जो साथ लिखी हुई है कि शील्डिंग ज्यादा होती है, मोर शील्डिंग, मोर रेडियस, और लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो वैलेंस, इसलिए जो आप नीचे जाते हैं, आप कहते हैं जी के जो एबिलिटी है टू अंडरगो दिस कम होती जाती है, यानी उसकी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। राइट। तो ये नंबर फोर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट। सो नंबर वन बच्चों, दोबारा से मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने देखा कि इनका वैलेंस शेल हमेशा सब शेल होगा और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता रहेगा। फिर हमने दूसरी जो चीज़ देखी वो हमने देखी, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कम होती जाती है। और वो वजह बताइए, क्योंकि रेडियस बड़ा होता है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो लेस वो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होती है। फिर हमने कहा अच्छा एटॉमिक रेडियस कैसे होता है, उसकी हमने लिंक कर दिया विद आयनाइजेशन एनर्जी। राइट। अब इसी का लिंक, इसी रेडियस का ही लिंक एक और चीज के साथ भी है बच्चों, और वो ये है, दैट इज द रिएक्टिविटी। हेडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। किन की रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है डाउन द ग्रुप? बच्चों अगर हम रिएक्टिविटी को देखें तो इट्स क्लियर कि मेटल्स कैसे react करती हैं। कोई भी मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, तो जब उसने रिएक्ट करना है बच्चों, तो उसने क्या बनाना है? Mg2 पॉजिटिव आयन बनाना है, यानी उसने क्या लूज करना है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी इज लिंक विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बेरिलियम से शुरू करके रेडियम तक अगर हम जाएंगे, तो आप कहते हैं कि रेडियस तो बढ़ रहा है, अगर इसके दो शेल्स हैं, इसके तीन हैं, इसके चार हैं, वही एटॉमिक रेडियस कम हो रहा जाता है। तो आप कह रहे हैं इसके लिए इजी है टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अगर चले मैं मैग्नीशियम को टॉप पे ले लेता हूँ कि मैग्नीशियम की निस्बत इसके लिए इजी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो आप कहते हैं ऑब्वियसली रेडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। राइट। तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है, इसका मतलब है इंक्रीज करती है। यस। तो हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी इन ग्रुप टू एलिमेंट्स की इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और लॉजिक क्या दी है हमने? लॉजिक दी है क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, easy for elements to lose electrons, less ionization energy। तो इसका मतलब है जी जू जू नीचे जाते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी। राइट। इस रिएक्टिविटी को बच्चों और चीज के साथ भी लिंक करते हैं। ये तो आपको बात समझ आ गई कि रिएक्टिव होते हैं ग्रुप टू मेटल्स, अच्छे भले रिएक्टिव होते हैं, ग्रुप वन जितने तो नहीं होते लेकिन रिएक्टिव होते हैं, और फिर डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब इसी चीज का एक लिंक है, हेडिंग द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स।
देखिए जरा, अब रिड्यूसिंग एबिलिटी पहले समझ लीजिएगा। सुनो बच्चों, लिखना छोड़े इधर देखिए। मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तभी ये रिएक्ट करता है ना। तो इसका मतलब है इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी दूसरे की रिडक्शन करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन किसी एक नॉन मेटल ने गेन करने हैं। नॉन मेटल जैसे एलिमेंट एक्स है, उसने ये इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ठीक है। या चलें, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, उसने ये इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, बेरियम जो है, इनमें से कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है? आप कहते हैं जी इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अभी हम ऊपर करके आए हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप रेडियस ज्यादा होता है, तो इट इज इजी फॉर बेरियम टू लूज इलेक्ट्रॉन, या इसकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब है कौन ज्यादा इजीली X2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, मैग्नीशियम या बेरियम? आप कहते हैं ऑब्वियसली बेरियम ज्यादा इजीली प्रोवाइड करेगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि बेरियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन मैग्नीशियम। दिस इज व्हाट आई सेड। हम कहते हैं यस कि बेरियम is a better reducing agent than magnesium, right? So reducing ability भी आप कहते हैं कि increases down the group. I hope आप समझ में आ गई आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो अगले ने गेन करने हैं। मैंने आपको हमेशा एक बात कराई है, लॉस एंड गेन साइमल्टेनियस होता है। जितना आप कोई इलेक्ट्रॉन जब तक लूज नहीं करता जब तक कोई आगे गेन करने वाला ना हो, राइट? सो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ group 2 metals increases down the group. रीजन फिर वही है जो भी हम ऊपर देख के आए हैं, कि क्योंकि रेडियस ज्यादा होता है, मोर रेडियस, लेस शील्डिंग, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो रिएक्टिविटी भी इसी की वजह से ज्यादा होती है, शील्डिंग इफेक्ट भी इसी की वजह से ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग एबिलिटी भी इसी की वजह से ज्यादा होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी का भी लिंक इसी से है, राइट? सो ये तो हो गया बच्चों हाउ द ग्रुप 2 मेटल्स। और अब आप इनके रिएक्शंस को देखते हैं। अब थोड़ी देर जो बच्चों हम रिएक्शंस देखने जा रहे हैं ग्रुप 2 के, वो मोस्टली यू विल सी कि मोस्ट ऑफ देम, not most of them, almost all of them, they are the same which we have already discussed in O levels, right? So यहाँ से आगे O level का ही सारा शुरू हो जाता है, okay? So just kind of repeat आपको देने लगा हूँ। यहाँ तक मैं एक दफा क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है बच्चों अभी तक कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या हैं, क्विक रिवीजन, ओके? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे वेरी करते हैं डाउन द ग्रुप, इनका एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है डाउन द ग्रुप, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है डाउन द ग्रुप, इनकी रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है डाउन द ग्रुप, और फाइनली हाउ दे आर रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, राइट? अब आ जाते हैं इनके ऊपर, राइट? तो अब आप हेडिंग दें रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन बच्चों, कि इनका ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक है। हम कहते हैं जी कि जब आप इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं ना, तो लिखिए जरा, पहले ये थोड़ा सा लिखने का काम है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, प्लीज ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, जल्दी से आपने लिखना होगा। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ ब्राइट फ्लेम। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा वो होते हैं, जो फायरवर्क्स होती हैं ना हमारी, उनमें ये यूज होते हैं, क्योंकि इनके ये खुद या इनके कंपाउंड्स जब बर्न होते हैं ना ऑक्सीजन में, तो ये बड़ी खूबसूरत लाइट देते हैं। तो इसलिए जितनी फायरवर्क्स होती हैं उनमें यही यूज होते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम कलर। तो इक्वेशन देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट फ्लेम से बर्न करता है, बहुत ही खूबसूरत व्हाइट लाइट होती है। मैं फिर बार बार रेफर कर रहा हूँ टुवर्ड्स दैट, वो जो फायरवर्क्स होती हैं। कैल्शियम बर्न्स इन ऑक्सीजन सिमिलरली, एंड इट बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम कलर बच्चों।
ये एक बड़ा ही खूबसूरत ब्रेक रेड कलर का फ्लेम बनता है जब आप कैल्शियम को बर्न करते हैं। ओ लेवल में हमने पढ़ा है, हमने इनको कैसे चेक करना होता है। कैल्शियम या उसके कंपाउंड को आपको याद है, एक लूप के ऊपर लगा के, एक वायर के ऊपर लगा के उसको बर्न करते थे, फ्लेम में रखते थे, राइट। स्ट्रोंटियम बर्न्स एंड फॉर्म्स स्कारलेट रेड कलर का फ्लेम है बच्चों। When the strontium burns, it forms a scarlet red color का फ्लेम है। एक चीज नोटिस करें, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोलता हूँ, ग्रुप 1 के ऑक्साइड हो, ग्रुप 2 के ऑक्साइड हो, जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं अदर देन ट्रांजिशन मेटल्स, वो हमेशा वाइट सॉलिड्स होते हैं, राइट। ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड होते हैं। बाकी जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो वो सॉलिड होते हैं और ऊपर से वो वाइट होते हैं। स्कारलेट रेड फ्लेम कलर है जी इसका। Barium burns in oxygen with an apple green flame color. So magnesium burns with the white flame color to form magnesium oxide, the white solid. Calcium burns with a brick flame color. Strontium burns with a scarlet red flame color, and barium burns with the apple green flame color. All the oxides that are formed are the white solids and basic in nature. अब बच्चों इन ऑक्साइड्स को देखते हैं। आप कह रहे हैं जो ऑक्साइड्स बने हैं, these oxides, the group 1 metal oxides, let's see how they behave. All of them are the metal oxides बच्चों, ग्रुप 2 ऑक्साइड्स जो हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, राइट। All of these oxides, I told you, are the ionic compounds, white solids, and being metal oxides, they are basic in nature, right? तो लिखिए जरा, all of these oxides, group 2 oxides, basic in nature, यानी पानी में डिजोल्व होके बेस या एल्कली बनाएंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे, एल्कली से रिएक्ट नहीं करेंगे, और आयनिक ऑक्साइड होते हैं, इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए ये बेसिक है। अगर बेसिक इन नेचर है तो दे मस्ट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ इनका रिएक्शन होना चाहिए टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड मस्ट नॉट रिएक्ट विद एल्कली। तो ये देखिए, लिखें जी, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। मैंने कहा है ये सारे वही रिएक्शंस हैं जो ओ लेवल वाले हैं, बट हमें इनको रिपीट करना है एक दफा जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी बेसिक है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर बना देता है। ये 3 रिएक्शंस लिख लीजिए। तो ये आएगा आपको ऑक्साइड देगा बच्चों डिफरेंट तरह के, और कहेगा अच्छा इसको किसी एसिड से रिएक्ट कराओ, तो आपने याद रखना है क्योंकि ये बेसिक हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ट्रिकी रिएक्शन है बच्चों, ये जो ऑक्साइड्स हैं, अब वो कहता है जब आप इनको आगे पानी में डालते हैं तो व्हाट हैपेंस, जब हम इन ऑक्साइड्स को पानी में डालते हैं तो क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दीज ऑक्साइड्स बच्चों। यहां तक आई होप आपने लिख लिया है। हेडिंग द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद वाटर। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसके ऊपर सवाल आते हैं।
आप कहते हैं जी कि होता ये है कि जब आप किसी ऑक्साइड को, ये बात हम पीरियड 3 में भी पढ़ के आए हैं कि आयनिक कंपाउंड कोई भी होगा, जब आप उसे पानी में डालेंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट। ओके, वो क्या करेगा? आप कहते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब आप उसे पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। वो क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में डालेंगे इट विल टर्न इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट ये पानी में बच्चों ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका क्या होता है? आप कहते हैं जी ये तो बहुत पार्शली सॉल्युबल है, वेरी पार्शली भी नहीं, आप लिखें इट्स अ वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल। एक बहुत ही वेरी वीक एल्कली बनता है ये। इसीलिए जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है इसकी पीएच बहुत ही कम होती है, 8 से 9 तक होती है। लेकिन जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं पानी में, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बट क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, राइट, तो आप कहते हैं ये एक तरह से स्पेरिंगली बहुत कम होता है। आप इसके लिए एक एडजेक्टिव्स लगा के बेसिकली हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव लगाया पार्शली। पार्शली स्पेरिंगली से थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होता है, बट स्टिल इनसॉल्युबल इसको कंसिडर करते हैं। तो आप कहते हैं जी वेरी की बजाय मैं एक वीक एल्कली बोल देता हूँ इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसकी पीएच आप समझ लें कि 9 से 10 के बीच में होगी। सो पीएच थोड़ी ज्यादा होती जा रही है, विच इंडिकेट्स कि थोड़ा सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि जब पीएच ज्यादा होती है तो मतलब मोर हाइड्रोक्साइड आयंस, मोर हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब के ज्यादा सॉल्युबल है ये। ओके, इसी तरह अगर आप तीसरे को देखते हैं, स्ट्रॉन्टियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम, आप कहते हैं जी ये थोड़ा बेटर है कि जब आप उसको पानी में डालेंगे तो बनेगा वही, क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रॉन्टियम हाइड्रोक्साइड। फिर भी आप इसको कहते हैं कि ये भी एक थोड़ी सी लेस सॉल्युबल है। अब मैंने लेस का वर्ड यूज कर दिया। एक वीक एल्कली है ये अभी भी, काइंड ऑफ। और इसकी पीएच आप समझ लें 10 से लेकर 12 के बीच में होगी कहीं। और ये भी, ये मिल्की सोल्यूशन था बच्चों, क्लाउडी सा मिल्की सा सोल्यूशन था। ये भी वाइट सॉलिड्स थे, वाइट पीपीटी आप इसको कह दें, और इधर आप कह दें थोड़ा सा क्लाउडी सा सोल्यूशन होता है, इतना क्लियर नहीं होता। बट जो बेरियम ऑक्साइड है वो फुली सॉल्युबल होता है बच्चों पानी में, और वो बन जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये फुली सॉल्युबल है इसलिए आप कहते हैं ये एक सॉल्युबल है, और इसकी पीएच भी स्ट्रॉन्ग एल्कली वाली होती है 12 to 13। एक तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है और इसका क्लियर सोल्यूशन होता है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, और ये चीज ये भी क्लियर कर रही है कि ये जो बने हैं दीज, ये जो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स बने हैं, वो ये भी बता रहा है कि इनकी सॉल्युबिलिटी अक्रॉस डाउन द ग्रुप ज्यादा होती जा रही है। सो आपने ये याद रखना है, राइट। और एक और बात आपको बता दूं, जो पिछला वाला रिएक्शन था, आई होप आपने ये लिख लिए होंगे, जो पिछला वाला रिएक्शन था उसमें यही चीज याद रखनी है। ये जो मैंने हाईलाइट किया था ना, ये ऑब्जर्वेशन वो आपसे पूछते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है, तो आपने इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देनी होती है कि व्हाइट सॉलिड बन गया, ये वाला फ्लेम कलर था, इसमें भी आपने व्हाइट सॉलिड और ये वाला फ्लेम कलर। सो इस तरह के आंसर्स आपको देने होंगे जब वो इसके बारे में पूछेगा, राइट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया हाउ दीज हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन यू डिसॉल्व द ऑक्साइड्स इन द वाटर, राइट। अब आप हेडिंग दें सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, राइट। तो हेडिंग दें solubility of group 2 hydroxides
nitrates and sulfates. Solubility of group 2 हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स. बच्चों अभी हाइड्रोक्साइड्स तो आपको क्लियर हो गया. जैसे अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से शुरू करके हम गए हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड तक. तो देखें क्या हुआ डाउन द ग्रुप. क्या हुआ है डाउन द ग्रुप. आप कहते हैं जी solubility of hydroxides increases down the group. हाइड्रोक्साइड की solubility क्या हो रही है डाउन द ग्रुप. इंक्रीज हो रही है बच्चों. क्या अभी आपने देखा कि ये ज्यादा होती है. सेम इज द केस नाइट्रेट्स. सो हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स दोनों लिख लीजिएगा बच्चों. इसकी रीजन अभी नहीं है, वो A2 के अंदर है कि क्यों ऐसा होता है. बट ओवरऑल आपने याद रखना है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है. स्पेरिंगली का मतलब होता है ना होने के बराबर. ठीक है. जिसको प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल ही कहते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखोगे तो वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल ही है. और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है. तो आपने कहा जी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स क्या होती जाती है. आप कहते हैं जी ज्यादा होती जाती है. राइट. सो दूसरा नाइट्रेट्स की भी ऐसे ही है. बट सल्फेट्स की अदर वे अराउंड है. इफ यू लुक एट द सल्फेट्स तो आप कहते हैं जी मैग्नीशियम सल्फेट से लेकर जब आप बेरियम सल्फेट पे जाते हैं तो मैं शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है. इसकी भी रीजन अभी नहीं है. अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स वेरीज डाउन द ग्रुप. तो आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल होता जाता है. तो आप कहते हैं सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. एज आई सेड ये फिर आपसे रीजन A2 में है. बट इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत आते हैं. मैं कल जब क्लास में कराऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह के वो. क्योंकि कभी कह देता है वाइट सॉलिड बनाया है तो वो सल्फेट होगा मैग्नीशियम का या बेरियम का सल्फेट होगा. तो आप कहते हैं बेरियम का सल्फेट है. और अगर वो कहता है वाइट सॉलिड बना है तो वो बेरियम का हाइड्रोक्साइड होगा या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा. तो आप कहते हैं अगर हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम का होगा. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बच्चों ग्रुप 2 सल्फेट्स decreases down the group. डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स कम होती जाती है. ओके. सो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है. सो ये तो होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स का नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. बार बार मैं कह रहा हूँ रीजन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है कि ये क्यों ऐसा होता है. हमें सिर्फ अभी ये जानना है कि क्या होता है. राइट. अब आगे चलते हैं जी. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रो नाइट्रेट्स. राइट. तो हेडिंग दें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ. नहीं बल्कि उससे पहले एक चीज सॉरी. उससे पहले ये लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स विद वाटर. ये एक रिएक्शन है विद एसिड्स. ये भी बच्चों आता है लेकिन हमने किया हुआ है ये पहले. देखें वो कहते हैं जो ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये देखें बच्चों वो बेसिक होते हैं या एल्कलाइन होते हैं नेचर में. सो वो एसिड से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए. तो ये कॉमन रिएक्शन है कि एल्कलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है ये. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाता है. बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाता है. राइट. और इसकी यानी की कोई भी हमने लिखी हुई है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स अस H2O. राइट. सो ये चीज आपने याद में रखनी है. इसको जल्दी से एक या दो रिएक्शंस लिख लें कॉपी कर लें जस्ट कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमें पता ही है कि दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर. So they react with the acids to form salt and water. Okay. So इसको लिख लीजिए. और इसकी आयनिक इक्वेशन भी लिख लीजिए. और इसकी आयनिक इक्वेशन वही होती है जो एसिड एंड एल्कली की होती है. H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स अस H2O.
राइट। ये हाइड्रोक्साइड्स के बारे में भी सवाल आ जाता है बच्चों कभी कभार, बल्कि हर दफ़ा ही आता है कि उनकी क्या नेचर है और वो एसिड से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो हमने बताया कि वो एल्कलाइन होते हैं, हम सबको पता है, या बेसिक होते हैं, और वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और उनकी इक्वेशन को न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन कहते हैं। और ये हमने डिस्कस कर ली कि क्या बनता है। ठीक है, ओके आगे आ जाते हैं। बच्चों इसमें ये जो रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स आ जाए, जो ग्रुप टू के कार्बोनेट्स होते हैं बच्चों, इनका भी आपको पता है बेसिक होते हैं। तो दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बेरियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन भी हमने किया हुआ है, और नीचे देखें इसकी आने की कोई भी लिखी है मैंने, ये भी आपको आनी चाहिए कि जब वो रिएक्ट करता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बनाना सिखाई हुई है कि बस ये जो एक्वस होते हैं उनको H पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिख लेना होता है, और ये कैंसिल आउट होकर स्पेक्टेटर आइंस, दिस विल बी द आयनिक इक्वेशन दैट विल बी द लेफ्ट ओवर। राइट, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें कि ये भी रिएक्शन आता है क्योंकि कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, सो व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स to form salt water and carbon dioxide, the carbon dioxide released is released with effervescence. ये यानी कि इक्वेशन भी लिख लेनी है, ये नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। ये अगर मैंने बताया कि अगर सॉल्युबल कार्बोनेट हो तो फिर ये मेटल नहीं आता, क्योंकि ये वाटर कार्बन इनसॉल्युबल है। ये भी याद रखना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आर नॉट, ऑल द कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब आ जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। अब बच्चों ये आखिरी चीज है, गौर से सुनिएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। आप सुने, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब तो आप समझते ही हैं कि हीट करने से वो चीज टूटती है या नहीं। अब देखें, मैंने पहले वाला लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैंने इसको एक स्पून पे, ये एक सॉलिड है, आप इमेजिन करें कि ये नमक की तरह की चीज है, हमने एक सिल्वर स्पून पे इसको रखा, नॉर्मल जो घर में किचन स्पून होती है, और इसको हीट किया चूल्हे पे रख के। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। ओके, अब इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। नमक को करोगे ऐसा नहीं होगा, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वो डिकम्पोज नहीं होता, वो मेल्ट हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो जब कोई चीज टूट के कोई और चीज बना दे तो आप कहते हैं हीट से, तो आप कहते हैं वो डिकम्पोज हो गई है। आप कहते हैं कि आप बेरियम कार्बोनेट को भी हीट करोगे तो यही होगा, हम कहते हैं हाँ यही होगा। उसको भी अगर आप हीट करोगे तो वो भी बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि कार्बोनेट सारे के सारे टूट जाते हैं, हम कहते हैं हाँ सारे के सारे टूट जाते हैं हीट करने से। राइट, लेकिन अगर एक बंसन बर्नर पे ये 5 मिनट में टूटता है बच्चों, तो ये 20 मिनट लगेंगे तोड़ने में। इसका मतलब है नीचे जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हम कहते हैं हाँ टूट तो सारे जाते हैं, बट नीचे वालों को हीट ज्यादा चाहिए होती है। तो लिखिए जरा ऑल, और यही काम बच्चों नाइट्रेट्स के साथ भी है। अगर मैं इसी का ग्रुप 2 का नाइट्रेट ले लूं तो आप कहते हैं जी सेम चीज होगी। MgNO3 को जब आप हीट करेंगे तो वो भी टूट जाएगा, वो भी मेल्ट नहीं होगा, वो भी टूट जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। राइट, और इसी तरह अगर आप बेरियम नाइट्रेट को लेते हैं और हीट करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
क्या ये भी ऐसे ही हम कहते हैं? यस। कंपैरिजन के लिए टाइम दे रहा हूँ कि अगर ये 5 मिनट में एक बंसन बर्नर पे टूटता है, ये भी आप करेंगे भी लैब में, कार्बोनेट का शायद डिकम्पोजिशन, तो ये 20 मिनट में टूटेगा। तो आप कहते हैं इसको भी नीचे जाते हुए ज्यादा हीट चाहिए, हम कहते हैं यस। तो इसका मतलब है ऑल द कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप टू डिकम्पोज, सब के सब डिकम्पोज हो जाते हैं। पर जो जो आप नीचे जाते हैं, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है, हम कहते हैं यस। तो इसे कहते हैं कि टूट सारे जाते हैं, बट मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो इन अदर वर्ड्स थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हम कहते हैं यस, द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? आप कहते हैं जी ज्यादा होती जाती है। सो दिस इज हाउ वी लुक एट दिस, के हाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, टूट सारे जाते हैं, राइट। अब मैं इसका एक चीज आपको एडिशनली आपको बता दूं बच्चों, दो जनरल इक्वेशंस भी आपको इसकी आनी चाहिए। जनरल इक्वेशन से मुराद ये है कि वो एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं कि देखो, एम कार्बोनेट, एम का मतलब कोई भी मेटल होगी, तो उसी का ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और एम नाइट्रेट, उसी मेटल का नाइट्रेट होगा और डिकम्पोज होके उसी मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। हियर इट इज। सो एम का मतलब कोई भी मेटल होगी, राइट। तो इसकी मोलर रेशियो भी आपको आनी चाहिए, इक्वेशंस भी आपको आनी चाहिए, आपको रटा करना होगा। NO2 एक ब्राउन कलर पॉइजनस गैस होती है। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए इसमें। आपको बच्चों पता है ये जो प्रैक्टिकल में भी और जब लैब में भी वो करता है, तो वो कैसे करता है? वो कहते हैं जी आपको जब ये डिकम्पोज होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता, ये सॉलिड होते हैं और सॉलिड ही रहते हैं, ना कोई कलर चेंज होता है ना कोई शेप चेंज होती है। आप कहते हैं तो कैसे पता चलता है? आप देखो, होता ही है कि आपको एक वो उसमें ना बॉइलिंग ट्यूब में या फिर वो हीटिंग फ्लास्क के अंदर आपको एक सॉलिड देंगे और कहेंगे बच्चों इसको हीट करो। तो आप करेंगे क्या? आप पहले इसका वेइंग बैलेंस पे मैस ले लेते हैं। अब सुना गौर से, आपने इसका इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे रख के ना इसका मैस ले लिया, लेट से इसका मैस आया 2 ग्राम। उसके बाद आपने इसको किया हीट, और जब आपने इसको किया हीट, तो आपको तो नहीं पता चला वो कब डिकम्पोज हो गया। जैसे मैंने बताया, ना कोई शेप चेंज होता है ना कोई गैस नजर आती है, कुछ भी नहीं चेंज होता। तो आप कहते हैं जी कि जब वो दोबारा से हम इसको लेट से 5 मिनट्स तक हमने हीट किया, दोबारा इसको वेइंग बैलेंस पे रखना है बच्चों, और इसका मैस लेना है। मैस आ गया लेट से 1.5 ग्राम। तो दिस लॉस इन मैस इंडिकेट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। कि ये जो लॉस इन मैस हुआ है ये थर्मल डिकम्पोज, और ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपने उसको हीट किया, लेट से ये कैल्शियम कार्बोनेट था बिफोर, तो हीट करने के बाद इट टर्न इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेटेड, गॉन इन द एयर। सो ये सिर्फ इसका मैस है, कैल्शियम ऑक्साइड का। और इन दोनों का मैस मिलाते तो 2 ग्राम ही बनता था, क्योंकि मैस ऑफ रिएक्टेंट मैस ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वो जो 0.5 ग्राम चली गई है, वो क्या थी? वो आप कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, राइट। तो इस तरह इसके ऊपर मोल्स के सवाल भी देते हैं बच्चों एग्जामिनर। वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि जो लॉस इन मैस है वो क्या होता है? तो आप कहते हैं जी जो लॉस इन मैस हुआ है, वो याद रखना, ये टर्म यूज करेंगे,
लॉस इन मास, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज हुई है अगर कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, और अगर नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है तो मास ऑफ जो लॉस इन मास है वो किसका है, वो मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का है। और फिर वो कहेंगे मास ऑफ रेजिड्यू, तो आप कहते हैं मास ऑफ रेजिड्यू जो पीछे बच गया है वो तो ऑक्साइड है, आप कहते हैं दैट इज द मेटल ऑक्साइड, दोनों केसेस में। तो ये टर्म वो आपको यूज करेंगे। अच्छा, फिर अगला और आखिरी सवाल, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि नाउ इट इज कंप्लीटली डिकम्पोज या अभी भी है और टूटना है इसने? तो कहता है जी इसका तरीका ये होता है कि आप इसको हीट करते हो, 5 मिनट बाद फिर जाके मैस लेते हो, मैस आया 1.5 ग्राम। अब आपने क्या करना है बच्चों, फिर उसको हीट करना है, दोबारा हीट करना है, ओके, फिर उसको हीट करना है, फिर मैस लेना है। आपने कहा मैस आ गया 1.4 ग्राम, इसका मतलब है वो अभी फुली डिकम्पोज नहीं हुआ था। फिर हीट करो 2 मिनट और तक, ये 2 मिनट तक किया, फिर हीट करो, मैस आया 1.4 ग्राम। तो आपने कहा जी मैस तो कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब है लॉस इन मैस। सो हीट अनटिल अ कांस्टेंट मैस, तो एक वर्ड वो बार बार यूज करेंगे, हीट अप टू अ कांस्टेंट मैस। ये करना होता है कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन में लेके जाते हो, हीट करते हो, जब वो फिर मैस लेते हो, फिर हीट करते हो, फिर मैस लेते हो, फिर हीट करते हो, फिर मैस लेते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हो और डिसाइड कर लेते हो कि हाँ अब ये फुली हो गया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी लुक एट दिस। कोई कोई सवाल है तो बच्चों यहाँ तक पूछ लीजिए। ये हो गया, कल क्लास नहीं होगी, मैं आपको नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो शायद, या फिर मैं आपको आई अपडेट ऑन दिस, राइट? कल बट मैं आई टेल यू कि क्लास नहीं होगी, राइट? थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज ग्रुप 2 वी आर डन।